हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। अभी एक और नया आईपीओ आ गया है। एनबीएफसी कंपनी है, मनबा फाइनेंस कंपनी। इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जब भी कम मार्केट में तेज़ी का माहौल रहता है तो लगातार आईपीओज आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से एक एनबीएफसी कंपनी, अभी नॉर्दर्न आर्क वो भी एनबीएफसी कंपनी थी, इसके बाद ये मनबा फाइनेंस भी एनबीएफसी कंपनी है, इसका आईपीओ आ गया है। तो इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसकी लेटेस्ट जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, इसकी कुछ दिन पहले जीएमपी क्या चल रही थी वो भी देखेंगे, और एंकर लिस्ट वगैरह देखेंगे। कंपनी की डिटेल में कंपनी काम क्या करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर वाला सेक्टर है या कैसा है, फाइनेंशियल फंडामेंटल में कंपनी प्रॉफिट और लॉस क्या जनरेट कर रही है वो देखेंगे, और आईपीओ की सारी डिटेल, मतलब कब से आईपीओ ओपन होने वाला है, और लास्ट में देखेंगे कि आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर करें तो लॉन्ग टर्म या लिस्टिंग गेन किसके लिए करें, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, एनबीएफसी कंपनी वो कंपनी होती है, मतलब जो बैंक ना होते हुए भी दूसरे लोगों को ब्याज पे पैसा देती है काम करने के लिए या फिर और कोई अदर वर्क के लिए। जैसे कि आप मान सकते हैं बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, उसी टाइप की कंपनी आपके लिए ये कंपनी है। मनबा फाइनेंस जो है ऑफरिंग करती है फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर। मतलब नए जो भी आप बाइक वगैरह खरीदते हैं, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जिनमें 3 टायर वाले जो होते हैं थ्री व्हीलर, उनमें फाइनेंस करती है, और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर और इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर में भी आजकल कंपनी फाइनेंस करने लगी है। यूज्ड कार मतलब सेकंड हैंड कार, स्मॉल बिजनेस और पर्सनल लोन में भी आजकल कंपनी आ गई है। सबसे ज़्यादा लेकिन ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को ही यहाँ पर फाइनेंशियल करते थे पहले, लेकिन अभी इन्होंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है और नए नए जगह पर फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों को और यूज़ कार सेकंड हैंड गाड़ियों को। इनके जो मेनली कस्टमर रहते हैं, कस्टमर फोकस जो इनका रहता है वो या तो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब नौकरी पेशा लोग, और या फिर जो खुद का व्यापार कर रहे हैं उस टाइप के लोग ही रहते हैं। ये 85% तक का फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि 1 लाख रुपए की कोई बाइक या स्कूटी है तो 85,000 रुपये तक ये दे सकते हैं, उससे ऊपर ये नहीं देते हैं। उसके बाद जो भी पैसा है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। इनके 1100 डीलर हैं और 190 ईवी डीलर हैं। और ये कहाँ कहाँ काम करते हैं अभी, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अभी ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी के 1100 डीलर और 190 ईवी डीलर हैं, ये तो जानकारी आपको मिल गई। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 6 स्टेट में इनका प्रेजेंस है। अभी पूरे भारत में इनका प्रेजेंस नहीं है, केवल 6 राज्यों में काम करते हैं, और 6 राज्यों में उनकी अभी 29 ब्रांच है। 29 ब्रांच के साथ ये काम कर रहे हैं। इनका मेनली फोकस, इनकी ब्रांचेज अर्बन एरिया, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और टाउन्स वगैरह में इनकी ब्रांचेज हैं। अभी इनके पास अगर एम्प्लॉय देखें, मतलब इस कंपनी में काम करने वाले कितने लोग हैं, तो 1344 लोग हैं, जो कि 31 मार्च 2024 तक इनकी कंपनी, मतलब 31 मार्च 2024 की रिपोर्ट है, 1350 लोग इनकी कंपनी में काम कर रहे थे। अब आगे अगर हम बात करें तो एक बात और बता देता हूँ आपको यहाँ पर मैं, कि ये टू व्हीलर का जो सेगमेंट है और थ्री व्हीलर का जो सेगमेंट है, इनका रेवेन्यू जो है थ्री व्हीलर और टू व्हीलर का जो सेगमेंट है नॉर्मल वाला, ईवी को छोड़कर, ईवी नहीं इंक्लूडेड है, 98% का जो रेवेन्यू है वो यहीं से आता है, और मेनली इनका टू व्हीलर पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, तो वहीं से इनका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आईपीओ की डिटेल अगर हम देखें तो 23 तारीख से आईपीओ ओपन होने वाला है और 25 सितंबर तक आईपीओ चलेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 की रखी गई है, यानी स्प्लिट आपको आगे मिलने की इसमें पूरे चांसेस हैं। प्राइस बैंड 114 से लेकर 120 का रखा गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे 125 शेयर का ये लॉट है। इशू साइज इसका 150 करोड़ का है, छोटा ही इशू साइज है 150 करोड़ का, और सारा का सारा फ्रेश इशू है। मतलब जितने भी पैसे कंपनी आईपीओ से उठा रही है वो सारा का सारा कंपनी के यूज़ में ही काम आने वाला है। इसमें प्रमोटर अपनी कोई भी हिस्सेदारी सेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन 150 करोड़ का आईपीओ है, मतलब छोटी कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में हाई वॉलेटिलिटी रहती है। चार्ट पैटर्न में आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगली जो यहाँ पर चीज़ है, लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होगा, और यहाँ पर
रिजर्वेशन कितना रखा गया है तो देखेंगे QIBs के लिए 50% रखा गया है, रिटेल वालों के लिए 35% 35% रखा गया है और यहाँ पर NIIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब अगर हम बात करें आगे, रिटेल वालों का हो गया, NIIs हो गया, सारे पोर्शन हो गए। इसके बाद इसके एंकर इन्वेस्टर देखें तो एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 45 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं। वैसे तो इसमें कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या बड़े FIIs नहीं हैं, इसमें केवल DIIs ही हैं, जो कि उनका भी ज़्यादा कोई यहाँ पर बड़ा नाम नहीं है, छोटे ही नाम है। तो यहाँ पर एक इशू साइज़ भी छोटा है, इसीलिए अभी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़े नाम इसमें म्यूचुअल फंड में और FIIs में नहीं नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम देखें IPO की डेट वगैरह 23 से 25 तक IPO ओपन रहेगा और इसका जो अलॉटमेंट है वो 26 तारीख को हमको पता चल जाएगा अलॉटमेंट हमको मिला या नहीं मिला। जिसको भी नहीं मिलेगा 26 तारीख को ही पैसे रिटर्न आ जाएंगे। अब आगे बात करें, यहाँ से ये हटा देते हैं। आगे अगर बात करें तो इसकी लिस्टिंग जो है यहाँ पर 26 के बाद 28 और 29 को सैटरडे और संडे है, 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। यहाँ पर ये 25 तारीख दिया हुआ है, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 23, 24, 25 3 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल में कैटेगरी में आप एक लॉट लेंगे तो 15,000 रुपये की आपको आएगी, 125 शेयर का लॉट है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप 13 लॉट लेते हैं तो 1,95,000 की आएगी। उसके ऊपर आप 2,10,000 लगा सकते हैं, 9,90,000 लगा सकते हैं। तो आप स्मॉल HNI और बिग HNI में, और बिग HNI में आप आएंगे तो 1,05,000 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। तो इस प्रकार आप लॉट खरीद सकते हैं जितना आपके पास पैसा हो या जैसी आपकी सुविधा। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के बारे में दिया गया है, मनवा इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के जो कॉरपोरेट ग्रुप हैं वो यहाँ पर कंपनी की होल्डिंग है, जिनके पास 100% की होल्डिंग है, जो कि IPO आने के बाद घटकर यहाँ पर बताया नहीं गया कितनी हो जाएगी, पर घट जाएगी। अब यहाँ पर एसेट्स वगैरह देखें तो एसेट्स यहाँ पर देखेंगे कि एक साल के गैप में दिए हुए हैं, 2022, 23 और 24। जो 2022 में 561 करोड़ थे वो बढ़कर 787 करोड़ और 973 करोड़ के एसेट्स हो गए। रेवेन्यू 106 करोड़ से 191 करोड़ हो गया। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ से 31 करोड़ हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस आप देखें तो 131 से 162 करोड़ हो गया। बोरोइंग यानी कर्जा 394 करोड़ से बढ़कर 752 करोड़ का कर्जा हो गया। तो कर्जा तो होना ही है, क्योंकि ब्याज पे ये भी पैसा लेते हैं और फिर ज़्यादा ब्याज पे पैसा देते हैं। मतलब अगर आप फाइनेंस करवाते हैं कोई भी गाड़ी तो ये तो कंपनी को पैसा दे ही देते हैं। जैसे हीरो, बजाज, TVS का एग्जांपल लेते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है, कंपनी दे देती है और फिर आपसे उसी पैसे का ब्याज लेके आपसे पैसा लेती है। तो वही इनकी ब्याज वाली जो कमाई है वो कमाई आती है। तो इनके ऊपर भी उधारी रहती है, आगे से पैसा लेते हैं। तो यही वो यहाँ पर ये बोरोइंग का सेक्शन है। तो NBFC कंपनियों में ये जो कर्जे वाला सेक्शन है वो तो रहता ही है। अब यहाँ पर मार्जिन देखें तो इनकी जो मार्जिन अगर आप बोलेंगे, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है 44% से और पैट इनका इंक्रीज हुआ 90% से 31 मार्च 2023 से और 24 के बीच में। मतलब एक साल में इनका जो रेवेन्यू है वो 44% बढ़ा है 23 से 24 के बीच में, और पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 90% बढ़ा है। इनकी मार्जिन भी बढ़ी है, मतलब 100 रुपये का आप सामान बेच रहे हैं और उसकी कॉस्ट अगर 90 है तो आपकी 10% की मार्जिन हुई। यदि आप इसकी कॉस्ट कम कर लेते हैं या इसका रेट बढ़ा देते हैं तो मार्जिन और बढ़ जाती है ना। तो इसी प्रकार इनकी मार्जिन पहले 9% की थी, अब बढ़कर 16% की हो गई है। तो ये हो गई कुछ इनकी अच्छी बातें। अब ख़राब बात क्या है, तो इनका NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं आप, वो पैसा अगर डूब जा रहा है या डूबने की श्रेणी में आ गया है तो उसको बोलते हैं NPA। तो वो इनका लगातार इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है। तो ये यदि आप उधारी दे रहे हैं और NPA को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। अब आगे बात करते हैं, ये एक निगेटिव पॉइंट था। आगे बात करते हैं PE, ROE, ROC वगैरह देख लेते हैं। डेप्ट ऑन इक्विटी 3.75 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 15.66 का है। ROE 21.36 का है। अब इनके PE कॉम्पिटिटर्स का क्या PE वगैरह है वो देख लेते हैं। तो इनका PE जो है वो यहाँ पर 15 का यानी कि 14.39 का इनका PE है। इनके बाकी कॉम्पिटिटर बेड फिनसर्व लिमिटेड का PE 13.65 का है।
अरमान फाइनेंशियल सर्विस का लगभग 8.5 का और मास फाइनेंशियल सर्विस का 18.33 का आता है। तो नई कंपनी है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, पर इनका पी थोड़ा सा महंगा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर महंगी वैल्यूएशन आप बोल सकते हैं। अब इसकी जीएमपी की बात कर लेते हैं। लास्ट जो सेक्शन है वो जीएमपी है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करने लायक है या नहीं। तो पहले की बात अगर करें 19 तारीख की इसकी जीएमपी थी 0, मतलब मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी। हो सकता है मार्केट में डिमांड इसीलिए नहीं हो कि सभी लोगों के पैसे लगे हुए थे बजाज आईपीओ में, उसके बाद नॉर्दर्न आर्क, आर्केडा और एक वेस्टर्न कैरियर का आईपीओ था, उसमें लगे हुए, इसीलिए जीएमपी हो सकती है ना रही हो। लेकिन इसकी 21 तारीख को जीएमपी खुली है, मतलब बहुत लेट जीएमपी खुली है। तो मार्केट में डिमांड है लेकिन उतनी कोई लोग इच्छा नहीं जता रहे हैं इसको लेने का। तो जीएमपी इसकी लेकिन खुलते ही 50% खुल गई है, मतलब हाई जीएमपी खुल गई है। यहाँ पर 60 रुपये एक शेयर में फ़ायदा बता रहा है, यहाँ पर 120 रुपये का एक प्राइस का एक शेयर है, लेकिन इसकी जीएमपी 60 पे खुली है 50%, यानी कि एक लॉट पे आज की डेट में 7500 का फ़ायदा हमको आज की डेट में बता रहा है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है अप्लाई और नोट, एंड अप्लाई और नोट में कि लिस्टिंग गेन के लिए जाएँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ। तो मेरा पर्सनल व्यू है ये, आप इसको रिकमेंडेशन ना समझें। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जीएमपी अगर इसी प्रकार से चलती रहती है, मैं फर्स्ट और सेकंड दिन तो अवॉइड ही करता हूँ आईपीओ को कोई भी लगाने के लिए, लास्ट मेजर थर्ड ही दिन लगाता हूँ। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि लास्ट वाले दिन यूपीआई मैंडेट वाला लफड़ा फंस जाता है। जैसे बजाज और वो पीएन गेंडल ज्वेलर्स का जो आईपीओ था, उसमें लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों के यूपीआई कटने के लिए फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह में मैसेज ही नहीं आया, तो लास्ट दिन वो आईपीओ से चूक गए। तो फर्स्ट दिन या सेकंड दिन के हाफ तक हम इसकी जीएमपी वगैरह देखेंगे, उसके बाद सेकंड लास्ट में और थर्ड दिन देखें क्या करना है। तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए तो जाऊंगा, 50% की जीएमपी चल रही है, अगर डाउन भी होती है तो लगभग 20-30% का गेन मिलने का चांस रहेगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए ओके है। पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो एनपीएस के इंक्रीज हो रहे हैं, वैल्यूएशन इसकी कोई ज़्यादा सस्ती नहीं है, महंगी है। एनबीएफसी सेक्टर है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आजकल ऐसा फाइनेंस कर रही हैं। जैसे हीरो मोटर कॉर्प है, उसकी खुद की कंपनी है जो कि हीरो फाइनेंस है, वो खुद के व्हीलर को खुद ही मतलब फाइनेंस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कंपटीशन बहुत हाई है। अगर इनकी किसी भी कंपनी से जमती है नहीं जमती है, टू व्हीलर पे इनका पूरा जो है अभी फोकस है, तो फिर बाद में देखेंगे। अभी तो मार्केट में और सारी कंपनियां हैं, तो लॉन्ग टर्म में मैं अभी इसमें अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आप अपना रिस्क, अपना एनालिसिस लगाकर देख सकते हैं। जीएमपी इसकी घटेगी बढ़ेगी, उसी हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें ज़रूर जाऊँगा। धन्यवाद।